नेपाल से आज बाढ़ की जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत डरावनी हैं। तिब्बत से आई भीषण बाढ़ ने नेपाल में जबरदस्त तबाही मचाई है। भाटेकोशी नदी में इतना तेज सैलाब आया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लोग अपने रोज के काम में लगे थे। किसने सोचा भी नहीं था अगले 30 सेकंड में मौत उन पर सैलाब बनकर झपटने वाली है। न किसी को पहले से ऐसा कुछ अंदेशा था। शांत बह रही नदी में अचानक 100 फीट ऊंचा बहाव आया। लोग घबरा गए, चीख पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागे। लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था। कुछ ही सेकंड में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। सैकड़ों लोग बह गए। इमारतें कागज की तरह पानी में बह गई। गाड़ियां जलमग्न हो गई। 30 सेकंड में नेपाल के 2 बड़े बाजार तबाह हो गए। सैकड़ों घर और दुकानें, 3 पुलिस चौकियां, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और दर्जनों पुल बाढ़ में बह गए। बाढ़ की चपेट में आने से 500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें नेपाल पुलिस और आर्म फोर्सेस के 50 से ज्यादा जवान भी शामिल हैं। 291 लोग दूसरे देशों से आए टूरिस्ट हैं, जिनमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। ज्यादातर लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने निकले थे। नॉर्थ रसुआ में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात नेपाल आर्म पुलिस फोर्स के 4 जवान भी अचानक आई बाढ़ के बाद से लापता हैं। अब तक 98 से ज्यादा लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। सबसे ज्यादा तबाही भाटेकोशी नदी के किनारे बसे इलाकों में हुई। नदी के रास्ते में आने वाला सब कुछ सैलाब में बह गया। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कि बाढ़ के रास्ते में आने वाली इमारतों और सड़कों का नामो निशान नहीं बचा। नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि चीन से सटे तिब्बत के बॉर्डर इलाके में आज 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा तिब्बत से नेपाल की ओर आने वाली नदी में गिरा। ग्लेशियर का साइज इतना बड़ा था कि उसने नदी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इसी बीच क्लाउड बस ने नदी में मलबा फेंक दिया। पानी का बहाव ग्लेशियर की वजह से रुक गया था और तेज प्रेशर क्रिएट होने लगा। थोड़ी देर बाद पानी का प्रेशर इतना बढ़ गया कि तेज धमाके के साथ ग्लेशियर टूट गया। नदी का पानी बहुत स्पीड से निचले इलाकों की तरफ बहने लगा, जिससे भाटेकोशी नदी जहां जहां से गुजरी वहां वहां तबाही का खौफनाक मंजर दिखने लगा। यस्तो हो अनि एक्कासी फोन गर्दाखेरि आफूले फोन गरेर चाहिँ यसरी घर ल भने रुवाबासी हो। तर अब सम्झिनेहरू बालबच्चाहरू चाहिँ सकुशलै छन्। अब ठुलो सम्झि चाहिँ नि सम्झिने चाहिँ बगाएर लगेको अवस्था छ र ठुलो सम्झि चाहिँ हराइरहेको अवस्था छ। खोजी कार्य भइरहेछ। 8-10वटा ट्रक बगाएको, घर बगाएको, मान्छे बगाएको मैले देखेँ। ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें हमने सुनी हैं और मैं हिंदी बता देता हूं कि नेपाल के लोग क्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तबाही का ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। बड़ी बड़ी गाड़ियां और बिल्डिंग्स को सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। बहुत तबाही मची है। हर कोई अपने परिवार और रिश्तेदारों के बारे में परेशान है, जानकारी जुटा रहा है ताकि पता चल सके वो सुरक्षित हैं या नहीं। जिस वक्त तिब्बत से फ्लश फ्लैट नेपाल में आया, उस वक्त तिब्बत नेपाल इमिग्रेशन सेंटर में कैलाश मानसरोवर जाने वाले 77 यात्री वहां मौजूद थे। इसकी जानकारी सदगुरु जग्गी वासुदेव ने दी है। उन्होंने बताया कि 21 ग्रुप में श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर गए थे, जिनमें से 148 यात्री अभी नेपाल में थे। उन्होंने वीडियो जारी करके बताया कि 5 मंजिला इमिग्रेशन सेंटर पूरी तरह पानी में बह गया। जो भारतीय कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौट रहे थे, वो सारे लोग चीन के इसी इमिग्रेशन सेंटर में रह रहे थे। अब उनकी तलाश की जा रही है। नेपाल की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बायरन शाह से फोन पर बात की है और इस आपदा के बाद भारत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत सरकार ने नेपाल के लिए मदद भेज दी है।
फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करके जानकारी दी। नेपाल को भारत की तरफ से 10 टन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ भेजी गई है। इसके अलावा थोड़ी देर में इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर रिलीफ मटेरियल और मॉडर्न इक्विपमेंट लेकर काठमांडू के लिए फ्लाई करेगा। भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये नंबर है +977 985 131 6807 और +977 970 910 7500। नेपाल में फंसे भारतीयों के बारे में जानकारी इन नंबर पर फोन करके ली जा सकती है। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तेजी से चल रहा है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने लोगों से ऊंचाई वाले इलाकों में जाने की अपील की है और साथ ही हेलीकॉप्टर्स के जरिए 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। काठमांडू से इन इफेक्टेड इलाकों की ओर जाने वाले ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालन शाह ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, हालात का जायजा लिया। शुरुआती रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि नेपाल को चीन ने टाइम पर अलर्ट नहीं किया। इस सैलाब की जानकारी चीन ने 45 मिनट की देरी से नेपाल को दी, जिसकी वजह से नेपाल में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वक्त नहीं मिल पाया। अगर चीन ने इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जानकारी रियल टाइम पर शेयर की होती तो नेपाल के पास लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का समय मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे जान माल का भारी नुकसान। तिब्बत से आए सैलाब नेपाल के बाद भारत में भी तबाही मचा सकता है। नेपाल से होकर यह सैलाब गंडक नदी के सहारे बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बिहार पर मंडरा रहा है। गंडक नदी बिहार के पश्चिम चंपारण होते हुए भारत में प्रवेश करती है, इसलिए सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पश्चिम चंपारण समेत 6 जिलों पर रखा गया है। यहां से गंडक नदी पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली से होते हुए गंगा नदी में जाकर मिलती है। उत्तर प्रदेश के भी 3 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इनमें कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया जिले शामिल हैं। माना जा रहा है कि 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी गंडक नदी के जरिए नेपाल से भारत पहुंच रहा है। वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के सभी 36 गेटों को खोल दिया गया है। नहरों में ज्यादा से ज्यादा पानी छोड़ने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को पहले से ही सेंसिटिव जिलों में तैनात कर दिया गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिहार के चीफ मिनिस्टर से फोन पर बात की है, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए दिल्ली से एनडीआरएफ की एक्स्ट्रा यूनिट को मोबिलाइज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उनके तरफ से हाई लेवल टीम का गठन किया गया है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि सिचुएशन को देखते हुए वो खुद पश्चिम चंपारण पहुंचेंगे। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि जाऊंगा। एनडीआरएफ कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि बिहार और यूपी को मिलाकर 9 टीमें डिप्लॉय की जा चुकी हैं। गंडक के किनारे यूपी के कुशीनगर, बिहार के पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है। होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स के हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है, लेकिन इस सैलाब का इम्पैक्ट कितने इलाकों तक होगा, कितना होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट और एडवाइजरी के हिसाब से हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। तो ऑलरेडी बिहार में हमारी टीम्स डिप्लॉयड थी, बट अभी आज ये स्थिति जिस हिसाब से डेवलप हुई है, एमएचए भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा था और स्टेट गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने भी अभी असेसमेंट किया शाम को। उसके बाद एक वेस्ट चंपारण जो गंडक रिवर बेसिन के साथ ही पड़ता है और मुजफ्फरपुर, तो 2 टीमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमको टीमें चाहिए, तो हमारी टीम ऑलरेडी डिप्लॉय हो गई वहां पे। और ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट ने भी असेस किया तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारी टीम गई है। तो ऑलरेडी 9 टीम्स हैं हमारी बिहार में अलग अलग जगह, और 2 टीम्स ये स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के मद्देनजर गई हैं। सीडब्ल्यूसी का भी एडवाइजरी था सुबह का, तो हम लोग सुबह से ही उस पर नजर बनाए हुए थे।
और हमारी एडिशनल टीम स्टैंड बाय में है। जैसे जैसे अगर स्थिति जिस हिसाब से पानी नीचे आता है और अगर स्थिति बनती है तो हमारी एडिशनल टीम भी डिप्लॉय होंगी। डिपेंड करेगा कितना वाटर फ्लो ऊपर से आ रहा है और कितना वाटर जो है पानी वहां से छोड़ रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। तो अभी इस स्थिति में अभी एग्जैक्टली कितना एरिया वो इंडंडेशन होगा वो बताना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय चौधरी ने कहा, आज की रात बिहार के लिए बहुत भारी है। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके हिसाब से सारी तैयारी कर ली गई है, हालात कंट्रोल में है, लेकिन बाढ़ से होने वाली तबाही को पूरी तरह से टाला जा सके ये संभव नहीं है। नेपाल के त्रिशूली नदी होते नारायणी जो हम लोगों के यहाँ गंडक बनती है, इसमें पानी का प्रवाह काफी तेजी से आ रहा है। अभी तक पानी के प्रवाह और पानी के समझिए कितना पानी आएगा इसका जो आकलन आया है वो हम लोगों को भी तो सूचना नेपाल सरकार से लगातार मिल रही है और नेपाल की सरकार ने भी जो आकलन करके बताया है उनके हिसाब से यह बात सही है कि स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। 2.5-3 लाख आने की संभावना है। उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं। हम लोगों को आज की रात दबाव झेलना है और हम लोग इसके हिसाब से पूरी तैयारी कर लिए हैं। नेपाल के लोगों का दावा है कि मौत का यह सैलाब चीन से आया। जहां ग्लेशियर फटा वो हिस्सा नेपाल से 50 किलोमीटर दूर है। फ्लैश फ्लड को नेपाल तक पहुंचने में 30 से 40 मिनट लगे। अगर चीन ने ये इन्फॉर्मेशन समय रहते नेपाल को दी होती तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए आधा घंटा काफ़ी था, लेकिन चीन ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। पानी के बहाव का स्केल और पानी के साथ आया मलबा इतना भयानक था कि रास्ते में जो कुछ आया, बिल्डिंग्स, पुल, सड़कें, सब कुछ तबाह हो गया। कैलाश मानसरोवर से लौटने वाले यात्री चाइना बॉर्डर पर चीन के इमिग्रेशन ऑफिस में मौजूद थे। पानी के सैलाब में वो सब के सब बह गए, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। नेपाल के कुछ एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि जहां चीन का डैम टूटा वहां से अब दूसरा फ्लैश फ्लड आने की चेतावनी दी गई है। जब सब कुछ बर्बाद हो चुका तब चीन ने इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जानकारी शेयर की है। चीन से भेजी गई इस तबाही को नेपाल के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे।